तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सरेज। देखिए ये एक्सरेज वही एक्सरेज हैं जो कभी फ्रैक्चर होता है तो आप लोग एक्सरे करवाते हो, या कोई भी मतलब जो भी पेशेंट होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे करवा के लाओ ताकि बोन्स में फ्रैक्चर है या नहीं वो देखा जा सके। ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं कि कैसा होता है, उससे पहले इन्फॉर्मेशन देख लें। तो ये देखो, इसकी डिस्कवरी की थी रोंजन ने। ओके, कोई फिजिसिस्ट होगा ऑब्वियसली। अब इसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, ये जो रेंज है वो है शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। तो देखो, अगर हमारी वाली वेवलेंथ देखी जाए जो हमें दिखाई देती है दैट इज विजिबल, उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली कितनी थी? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो देखो ये इसका मतलब इसकी वेवलेंथ बड़ी है और इसकी वेवलेंथ छोटी है। वेवलेंथ छोटी होने का फायदा ये होता है कि ये पेनिट्रेट कर जाती है कहीं से भी। ओके, या फिर एनर्जी ज्यादा हो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, तब भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा पेनिट्रेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकती है या किसी भी लैटिस के अंदर जा सकती है। तो विजिबल रेज हमारी बॉडी को क्रॉस नहीं करती है ना। जैसे मान लो कि अगर आप खड़े होंगे धूप में, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप धूप में खड़े हैं, तो आपकी बिल्कुल एज इट इज शेडो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके बन गई, तो बिल्कुल एज इट इज वही शेडो बन जाएगी। जो भी आपकी शेप होगी, जैसे भी आउटलाइनिंग आपकी होगी वैसी वैसी। तो इसका मतलब विजिबल रेज जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं आपको, लेकिन एक्स रेज पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसका हम फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज इनविजिबल। इनविजिबल क्यों है? क्योंकि एक्स रेज को आप देख नहीं सकते। जैसे विजिबल रेज क्या करती हैं, मान लो ये बॉक्स है येलो कलर का। ओके, इसके ऊपर विजिबल लाइट गिरी, व्हाइट लाइट गिरी मतलब, और इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की और बाहर फेंक दी एमिट करके येलो वाली। तो इसने येलो वाली जो है वो वापस एमिट की है, तो इसका मतलब इसलिए ये ऑब्जेक्ट येलो दिख रही है। तो मतलब लाइट, विजिबल लाइट की हेल्प से हम किसी चीज को देख सकते हैं, इसलिए उसका नाम विजिबल लाइट ही रख दिया हमने। ओके, लेकिन एक्स रेज की हेल्प से आप कुछ नहीं देख सकते। मतलब अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर एक्सरे गिराऊंगा तो वो कुछ नहीं दिखेगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, हम इसका फायदा ऐसे उठाते हैं कि ये पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन ये बोन से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो देखो, तो इस टाइप का एक्सरे बनता है ना। तो एक्सरे की प्लेट आपको ऐसी दिखाई देती है, प्लेट मतलब वो स्क्रीन जैसी जो फिल्म सी देते हैं बना के, वो ऐसी देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो ध्यान से देखो। हमने ये जो प्लेट थी ना वो इसी कलर की थी जैसी ये बोन दिखाई दे रही है। इस कलर की पूरी प्लेट थी, मतलब वाइट कलर की। ये थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई की हुई है, अदरवाइज इतनी ज्यादा भी वाइट नहीं दिखाई देती। हाँ वैसे दिखाई दे जाती है अगर पीछे से लाइट लगाई हो, है ना। तो देखो, ये इस कलर की होती है असली फ्लेम फिल्म जो होती है। किस कलर की? ये जो जो यहाँ बोन्स का कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर की। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सरे इसके ऊपर फेल करवाते हैं, बीच में आपने हाथ रख दिया ये वाला जिसने भी रखा है ये, तो क्या होता है, ये क्रॉस नहीं करेगी एक्सरे किसको, बोन्स को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन बाकी जगह तो क्रॉस कर जाएगी। बाकी जगह क्या हो गया, ये देखो, जो व्हाइट फिल्म थी उसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ एक्सरेज का, और ये पूरी की पूरी जो फिल्म थी आपकी वो ब्लैक होगी। ओके, और आपकी स्किन से थोड़ी सी पेनिट्रेट हुई है, देखो यहाँ पे ज्यादा व्हाइट नहीं हो पाया, लेकिन मतलब ज्यादा डार्क नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर रह गया। थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट शीट रह गई है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुई है, लेकिन पेनिट्रेट जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि इस वाइट कलर को भी इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डार्क करवा दिया, तो मतलब एक्स रेज का यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये जो बोन वाले पार्ट्स है ना, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ओके, ये जो बोन वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज यहाँ से क्रॉस ही नहीं हुई। तो ये एक टाइप से क्या है, ये एक टाइप से शेडो बन गई आपके बोन्स की उस फिल्म पे। ओके, तो आप एक्स रेज की हेल्प से नहीं देख रहे उसको, किसकी हेल्प से देख रहे हो, एक्स रेज की वजह से जो शेडो बन रही है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो अपने फ्रैक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और इसकी जो देखिए एनर्जी जो होती है, देखो कितनी है इन केवीज।
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो मतलब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट है ना। तो ये पेनिट्रेट कर जाती है, इसीलिए हम ये वाला इफेक्ट देख पाते हैं। तो इससे हम लोग फ्रैक्चर वगैरह देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो उसका नाम होता है कोलिज ट्यूब। ठीक है, तो देखो दिस इज कोलिज ट्यूब। तो कोलिज ट्यूब की हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली कोलिज ट्यूब की हेल्प से नहीं, इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, हम लगाएंगे इसमें फिलामेंट। सबसे पहले लगा दिए यहाँ फिलामेंट। फिलामेंट शो करने का यही सिंबल होता है, ऐसे इंडक्टर से बना देते हैं। तो ये फिलामेंट लग गया, और ये फिलामेंट के लिए वोल्टेज लगी, फिलामेंट वोल्टेज। अब देखो फिलामेंट वोल्टेज क्या है। फिलामेंट वोल्टेज में हम क्या करेंगे कि हमने इसको वोल्टेज दी फिलामेंट को, तो ऑब्वियसली फिलामेंट क्या होगा, गर्म होगा। तो जब ये हॉट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके फिलामेंट के जो एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। ओके, वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस तरफ को। ओके, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, उनके पास कुछ एनर्जी होगी, तो वो भागेंगे इस तरफ को, कहीं किसी भी साइड को भाग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ हमने क्या लगाया होता है, इस तरफ हमने एक कॉपर का मटेरियल लगाया होता है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने ये लगा दिया मटेरियल, इसके आगे एक हैवी मेटल लगाया होता है। ओके, इसके आगे एक हैवी मेटल लगाएंगे। हैवी मेटल का मतलब मान लो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे ऐसे, ऐसे। दिस इज हैवी मेटल। हैवी मेटल मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा ज्यादा हो, वो हैवी मेटल। तो क्या यूज करते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे देख लो। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, और वो कहाँ स्ट्राइक करेंगे, इस पे। जैसे ही यहाँ स्ट्राइक करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी कौन ले लेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से क्रॉस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो रेज एमिट करेगा, ठीक है, वो होंगी एक्स रेज। ओके, तो ये एक्स रेज एमिट करेगा। तो ऐसे करके प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या लगाते हैं, हम इसमें क्या क्या लगाते हैं। इसमें जो फिलामेंट हमने यूज किया ये वाला, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पे ना एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि थर्मल कंडक्टिव हो, थर्मल कंडक्टिव, और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, तो कॉपर ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हैवी मेटल यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज करेंगे, वो होता है, इससे लिख देते हैं, वो होता है मेलिबेंडम, मोलिबेंडम और टंगस्टन। ठीक है, तो इस टाइप के हैवी मेटल्स यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं मेटल टारगेट। ये जो लगाया हमने उसको बोलते हैं मेटल टारगेट। मेटल टारगेट मतलब हम इस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा रहे हैं, उसमें से एक्सरेज जो है वो निकल रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मटेरियल हमने लगाया मोलिबेंडम और ये टंगस्टन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट हाई होनी चाहिए इसकी। स्पेसिफिक हीट जो है वो वेरी हाई होनी चाहिए, मतलब एस की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और ऐसा आपको पता क्या होता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। इसका फायदा क्या होगा, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे इसके ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि गर्म होके आए हैं ना वो, देखो। तो इसमें एनर्जीज आ गई थी, वो भाग के यहाँ टकराएंगे, जिनको हम और स्पीड करेंगे अभी। ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये ना हो ना कि हम एनर्जी दें और हमारा मशीन जल ही जाए या पिघल जाए। तो इसलिए हम स्पेसिफिक हीट हाई रखते हैं। स्पेसिफिक हीट हाई रखने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मतलब पिघलना नहीं चाहिए। ये ना हो कि जैसे हीट ज़्यादा हुई तो ये पिघल गया। तो अब होगा क्या, होता ये है कि जैसे जैसे, अच्छा उससे पहले एक चीज और लगा देते हैं इसमें। इसको हम और ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज लगा देते हैं, वेरी हाई वोल्टेज।
तो वेरी हाई वोल्टेज मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और यहाँ फिलामेंट से दूसरा वाला कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो इस ये जो वोल्टेज होगी यहाँ पे वो होगी किलो वोल्ट में, मतलब हो सकता है 5000 वोल्ट हो या फिर 10,000 वोल्ट भी हो सकती है। 10,000 वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन हमने जिस एनर्जी का टकरवाना है या फिर एक्स रेज जिस एनर्जी की निकालनी है उस एनर्जी का यहाँ पे पोटेंशियल जो आपका सोर्स है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक्सरे निकल रही है, अगर हमने यहाँ 5000 वोल्ट का यूज किया है तो ऑब्वियसली एक्सरे कितनी निकलेंगी, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से निकली है, ठीक है। 10,000 का यूज करोगे तो एक्सरे जो निकलेंगी वो 10,000 तक की निकल सकती है, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की। तो देखो हाई एनर्जी एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज, तो ये एनर्जीज निकलेंगी इसमें से, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे हाई केवी की वोल्टेज यूज की है, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन और तेजी से आके टकराएंगे। वोल्टेज किस लिए लगाते हैं, किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, ठीक है, ये होती है ना वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसी चार्ज को चलाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होता है वोल्टेज, तो वही तो कर रहे हैं। इसको अगर हम इतने केवी में लगाएंगे इसका मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, उस पर वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं और उससे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखो और क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, इसको और भी नाम दे देते हैं, जैसे एक्सलरेटिंग, एक्सलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब देखो ये किस पे कौन डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी क्या होगी इनकी एक्सरेज की, जो ये जो एक्सरे निकलेंगी वो किस पे डिपेंड करेगी। देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ओके, इंटू डी एन बाय डी टी। अब इसमें डी एन बाय डी टी क्या है, डी एन बाय डी टी है नंबर ऑफ फोटोन्स जो निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा फिलामेंट वोल्टेज पे, जितने ज्यादा वोल्टेज हमने यहाँ लगाई होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होके मतलब एटम से एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और ये जो है ये वाली एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, लेमडा, एच सी बाय लेमडा क्या होता है, एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, इस एक्सलरेटिंग वोल्टेज पे। जितनी ज्यादा हम यहाँ वोल्टेज लगा देंगे उतना ज्यादा वो एक्सलरेट हो जाएगा, ओके। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करिए, दोनों पे। ये फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट फिलामेंट वोल्टेज पे और फर्स्ट वाला पार्ट एक्सलरेटिंग वोल्टेज पे, ओके। तो ये है आपका प्रोसेस सारी। अब देखो, अब मैंने इस पे इतने ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाए हैं तो इसका मतलब है कि ये मेटल जो टारगेट जो था वो गर्म भी हो रहा होगा। इसको ठंडा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ठंडा करने के लिए मैं यहां से कोई ऐसा मटेरियल पास करवा दूंगा जो इसको ठंडा कर दे, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ऑब्वियसली यहां से हीट कहाँ जाएगी, कॉपर लगा हुआ है ना इसके साथ, तो कॉपर में चली जाएगी। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मल, सॉरी हीट एंड करंट। तो वो सारा का सारा हीट का ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही इसमें ट्रांसफर होगा हीट, तो पानी या कोई भी कूलेंट यूज कर लेंगे हम इसको ठंडा करने के लिए। ऑब्वियसली इतने ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो ये भी तो गर्म हो जाएगा ना वाइब्रेट होके। इसीलिए तो हमने क्या किया है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला लिया और स्पेसिफिक हीट भी इसकी हाई होगी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तब जाके इसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो, ओके। तो ये वाटर जैसा कूलेंट या कोई भी और अदर कूलेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी आपकी इसकी, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, सब कुछ याद रखना है जितना कुछ भी बताया है, खासकर ये वाला पॉइंट, और इनमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, वो मेटल टारगेट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी चीजें तो याद ही रहेंगी। और ये जो आपकी सोर्स वोल्टेज है मतलब एक्सलरेटिंग वोल्टेज जो है वो आपने केवीज में ली हुई है, और फिलामेंट वोल्टेज जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करवाना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अच्छा, और इसका क्या ज्यादा होना चाहिए था, जेड, मतलब एटॉमिक नंबर भी इसका ज्यादा होना चाहिए, किसका, मेटल टारगेट का, ओके। इसीलिए हमने हैवी मेटल्स लिए, देखो, ओके। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब हम क्या सोचते हैं कि उस मेटल के अंदर क्या हुआ होगा वो देखते हैं हम आगे, ठीक है, ओके। तो देखो हमने मेटल लिया है बहुत हैवी, हैवी मतलब बड़े सारे ऑर्बिट्स होंगे उसमें ना, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने जो इसके लिए थ्योरी प्रपोज की है वो ये है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया आपका, जो आपने बाहर से फेंका था, वो ऐसे आएगा और ऐसे करके क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो इसकी एनर्जी ना लूज हो जाएगी थोड़ी सी, तो लॉस हो जाएगी इसकी एनर्जी। वही एनर्जी जो लॉस होगी वो ये एटम गेन गेन कर लेगा और एटम जो है फिर एमिट करेगा बाहर को। ठीक है, वो जो एमिट करेगा दैट इज एक्सरे। तो ऐसी थ्योरी प्रपोज की है इसके लिए। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, एटम के अंदर नहीं जा सकते ना, देख भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। ओके, तो इस तो ऐसी कुछ थ्योरी प्रपोज कर दी है। तो देखो उसकी वजह से जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा वो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, यहाँ से ऐसे और कुछ इस टाइप का, ऐसे। और ये ग्राफ किसके बीच में, लैम्डा और इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरे का प्रोसेस कि क्या हो रहा था उसमें। अच्छा देखो, ये जो के मैक्सिमम होगा, जो इलेक्ट्रॉन का के मैक्सिमम होगा, उसकी वजह से हम ऐसा मान लेते हैं कि जो के मैक्सिमम है उसके बराबर की एक्स रेज निकल सकती हैं। जीरो से लेके उस काइनेटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन के पास थी उतने तक की एक्स रेज निकल सकती हैं उसमें से। ठीक है, तो के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी मैक्स। ई वी मैक्स मतलब जितनी आपने वोल्टेज लगाई है दैट इज मल्टीप्लाई बाय ई, यही के ई होगा, इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा। और लैम्डा क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम। ओके, मिनिमम मतलब इससे बड़ी बहुत सारी लैम्डाज मिलेंगी आपको, लैम्डा मिनिमम से ज्यादा ही मिलने वाली है जो आपको आउटपुट पे मिलेंगी। ओके, तो ये सारी प्रोसेस थी। अब देखो, अब इसमें एक नई चीज आती है। नई चीज क्या आती है, नई चीज ये आती है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ओ सॉरी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास करने लगा, तो मान लो कि क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, जहां से ये जा रहा था उस रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा हम मानते हैं। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले शेल में चल जाएगा। उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन वापस निचले शेल में आएगा तो वो अपनी अलग से एक एनर्जी एमिट कर देगा। ओके, इसकी वजह से जो एक्सरे आएगी उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे। ओके, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो गए गलती से। ठीक है, तो होता क्या है, ये स्पाइक्स ना यहाँ दिखाई देती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ थोड़ी सी स्पाइक आ गई, यहाँ थोड़ी सी स्पाइक आ गई और यहाँ थोड़ी सी स्पाइक आ गई। तो ये जो आ रही हैं ये आ रही है करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वजह से, ओ सॉरी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज इनको बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें किसी एक का स्पेक्ट्रम पता है। ओके, तो मान लो कि नया मेरे को मेटल मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, एक्सरे पास करवाऊंगा उसमें से। तो उसमें ये जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना, ये जो स्पाइक्स आएंगी, इसका स्पेक्ट्रम में मैच कर लूंगा किसके साथ मैच कर रहा है। तो जिसके साथ मैच करेगा मैं बोल दूंगा कि ये उसी का एटम है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसको करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल दिए। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी और का करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एटम से क्रॉस किया जो अननोन था, तो यहाँ स्पाइक्स आ गई, इस स्पाइक्स का मैंने क्या कर लिया, स्पेक्ट्रम ले लिया और उस स्पेक्ट्रम को मैच कर लिया जो मेरे पास ऑलरेडी स्पेक्ट्रम्स पड़े हैं सभी के। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो इसका नाम करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी पड़ गया। ओके, ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं। और बाकी जो है वो क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस एक्सरे। ये जो ग्राफ बना है वो है कंटिन्यूअस एक्सरे का, कंटिन्यूअस एक्स रेज। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उनकी वैल्यूज। तो ये जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज बन रही थी, वो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं कहीं से, मतलब ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में गिर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो एक्सरेज निकलेंगी उनको हमने स्पेशली नाम दे दिया। ठीक है, उनके जो सीरीज बनेगी उसको हमने नाम दे दिए स्पेशली। देखो, ऐसे तो हमें पता है कि ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है और ये आगे के मतलब एक्स्ट्रा जो होंगे। ओके, तो जो पहला गिरा, जो भी ये पहला गिरेगा उसको हमने जो नाम दिया है वो है, देखो
किस में गिर रहा है? ये के में गिर रहे हैं, ये तीनों के में गिर रहे हैं, ये वाले तीनों के में गिर रहे हैं, तो इनको नाम दे दिया के। जो पहला वाला पहले शेल से गिरेगा, मतलब के बाद के फर्स्ट वाले से, उसको के अल्फा दे दिया, अगले वाले को के बीटा दे दिया, अगले वाले को के गामा दे दिया। ठीक है, ऐसे ही इनको नाम दे दिया। अब देखो ये किस में गिर रहा है? एल में। एल में गिर रहा है, तो अगर ये एम से गिर रहा है तो इसको मैं एल अल्फा बोल दूंगा, इसको एल बीटा बोल दूंगा और इसको एल गामा बोल दूंगा। ओके, अब अगला किस में गिर रहा है? एम में। एम में गिर रहा है, अगर वो एन से गिर रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा एम अल्फा, अगर वो और ऊपर से गिर रहा है तो वो वैसा आ जाएगा। ठीक है, एम बीटा। इसका मतलब जिसमें गिर रहा है उसका नाम दे दिया उसको, के अल्फा, के बीटा, के गामा, क्योंकि ये के में गिर रहे थे। कहाँ से गिर रहे थे? एल एम एन से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे ही एल में गिर रहे हैं तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको कि कंपैरिजन बताओ इनका। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन किसके? किसी के भी बीच में पूछ सकते, के अल्फा, के बीटा, इसके क्वेश्चन लेंगे हम आगे, के गामा वगैरह वगैरह का। एल अल्फा, एल गामा किसी के भी साथ पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। ओके, तो वो क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ लॉज देख लेते हैं। एक था मोरेज लॉ, अभी ओ सॉरी मोस्लेज लॉ, एक्चुअली मोजलीज लॉ बोलते हैं इसको, ये गलती से प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। ठीक है, तो मोजलीज लॉ, अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? अब मोजली ने क्या किया, उन्होंने इन करेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस को चेक किया। ओके, करेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस को चेक किया मतलब इनको एक्सपेरिमेंट करके देखे अलग अलग। तो एक्सपेरिमेंट में इनको ये पता लगा, इन्होंने ग्राफ बनाए किसके साथ? अंडर रूट ऑफ एफ का साथ बनाया जेड का वर्सेस जेड मतलब। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो है लगभग स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा ग्राफ आता है। तो ऐसा ग्राफ आता है, लेकिन ये जीरो से क्रॉस नहीं होता है, ये भी बोला उन्होंने। ठीक है, तो जीरो से क्रॉस नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ इक्वेशन बनेगी इसकी। तो इसके बारे में जो रिलेशन दिया उन्होंने वो ये था कि अंडर रूट ऑफ एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो माइनस सी मतलब ये नीचे टकराएगा वाई एक्सिस से। ठीक है, तो इसको वो क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट है ना, अगर ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे तो ये बताया उन्होंने। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज थी, जैसे a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 RC डिवाइडेड बाय 4, और b की वैल्यू 1। ये बनी सिर्फ किसके लिए? ये आई है सिर्फ और सिर्फ के अल्फा के लिए। ठीक है, सिर्फ के अल्फा के लिए आई हैं। तो इन फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस पे पूछा जाए क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब ये बनाई कैसे होगी? किस वाली इक्वेशन से बनाई होगी? तो ये बनाई है आपकी वही जो फॉर्मूला था हमारा, एच एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब इस फॉर्मूले में ये जो आर है वो क्या है? दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ना। वही जो आपके एच सी वाई लैम्डा वाले फॉर्मूले में आता है। ओके,